वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ये वीडियो स्पेशली जेईई मेंस एंड नीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए है। इसमें हमारा ग्रुप नंबर 13 की पूरी रिवीजन हो जाएगी। सभी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, सभी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक, एंड तक आपको ध्यान से सुनना है। आपका ग्रुप नंबर 13 में से कोई भी प्रॉब्लम पेपर में इसके साथ क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो द एलिमेंट्स जिनमें के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबशेल में एंटर करता है आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में, उनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने के टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाए, दैट आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें आते हैं ग्रुप नंबर 13 टू 18। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली क्या होती है, पूरे पी ब्लॉक की अभी हम बात कर रहे हैं, दैट इज NS2। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा, और NP 1 to 6 होते हैं। 1 to 6 P में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड N की वैल्यू है वो 2 से लेकर 7 तक, मतलब कि हमारे पास पीरियड नंबर 2 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। एंड द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रुप नंबर -10। किसी भी ग्रुप में, मान लीजिए हम कर रहे हैं ग्रुप नंबर 15 की बात, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन क्या होगी, 15 - 10 दैट इज 5 तक उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है। ग्रुप नंबर 17 की 7 तक जा सकती है। आल्सो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में विच कंटेन्स मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ओनली एग्जिस्ट इन द पी ब्लॉक। नॉन मेटल और मेटलॉइड्स ओनली पी ब्लॉक में ही हमें मिलते हैं। तो इससे आपकी सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऑर्डर्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सो वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज इज समड अप एज बिलो। तो ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज अवर पी ब्लॉक कंप्लीट। दिस इज द ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो नाम याद रखने के शॉर्टकट्स आपके पास अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इनको याद रखने में मुश्किल होती है तो मैं इनकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसका आप शॉर्टकट याद रखें। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, दैट इज इनके सभी के हम जो स्टार्टिंग वाले इसमें अक्षर हैं उनको यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा बैग इट। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बैग इट, बैग इट। बैग इट से आप इस ग्रुप को याद रख सकते हैं, ग्रुप नंबर 13 को। तो इनमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि एटॉमिक रेडियाई जनरली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। साइज ज़्यादा होगा तो मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा, और इसका मतलब जो एंड वाले एलिमेंट हैं वो क्या बनेंगे, मेटल्स। ऊपर वाला जो है बोरन को हम जनरली मेटलॉइड्स में गिनते हैं, इसको नॉन मेटल्स में भी गिना जा सकता है। तो इधर के सभी बनते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स, और ये जो यहाँ पर बीच में बचते हैं, दीज आर द मेटलॉइड्स। ये सभी मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पर एल्यूमिनियम से लेकर ये सभी आ जाते हैं मेटल्स, और ये सभी हैं नॉन मेटल्स। सो अगर हम इस साइड को मूव करते हैं तो साइज होता है डिक्रीज, और साइज डिक्रीज होने के साथ छोटा साइज और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी जैसी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती हैं। छोटा साइज, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सभी कुछ इंक्रीज हो जाएगा अगर साइज छोटा होगा, डिक्रीज होगा तो। ऐसे ही अगर हम यहाँ से डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज इंक्रीज हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें और इसको खुद बनाकर देखें, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। आगे चलते हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं, मेटलॉइड्स के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि मेटलॉइड्स को डिफ़ाइन करने का कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्योंकि इनकी डेफिनेशन ही क्या होती है कि वो सभी इसमें आते हैं एलिमेंट्स जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ ही शो करते हैं। सो इसलिए हमने मेटलॉइड्स में हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ का उनमें परसेंटेज करेक्टर है। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलिडियम, इनको 93% मेटलॉइड ही माना जाता है। पोलोनियम एंड अस्टेटाइन को 44%, सेलेनियम को 24% एंड कार्बन एल्यूमिनियम को ओनली 9%। इसलिए हम एल्यूमिनियम को रखते हैं मेटल्स की तरफ और कार्बन को हम रखते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। बोरोन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए। बोरोन हैज़ मेटेलिक अपीयरेंस, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट
केमिकली बिहेव एज ए नॉन मेटल्स, देखने को अपीयरेंस कैसी है इसकी, मेटेलिक, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बट केमिकली रिएक्शंस नॉन मेटल की शो करता है। इट फॉर्म्स द कोवलेंट बॉन्ड विद नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस, इसके ऑलवेज ही कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये आप याद कर लें। बोरॉन ऑलवेज फॉर्म्स द कोवलेंट बॉन्ड्स। आगे चलते हैं। डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका बिहेवियर सारे ग्रुप से अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं अनोमलस बिहेवियर। सो क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो वैलेंसी होती है वो सिर्फ 4 तक होती है, दे हैव मैक्सिमम, यहाँ पर आएगा वैलेंसी अप टू 4, और बोरॉन फॉर्म्स BF4 1 एक्टिव आयन, बट इसके जो आगे का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, वो अपनी वैलेंसी 6 तक एक्सटेंड कर सकता है। रीजन डी ऑर्बिटल्स का ना होना, बोरॉन में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते। सेकेंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स में ही डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, इसलिए इनकी वैलेंसी जो है वो मैक्सिमम 4 तक ही जा सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको किसी भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव देन एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट से इनकी रिएक्टिविटी लो होती है, बिकॉज डी ऑर्बिटल्स। दे फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, बट इनमें एक अलग खासियत है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं अपने साथ भी और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी, जैसे कि सी में डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एन में बनता है, ऑक्सीजन में बनता है, C&O में बनता है, NO में बनता है, CN में बनते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। अब ये पी पाई मतलब कि इन दोनों एलिमेंट्स के जिन्होंने भी अपने में मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने हैं, जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, दोनों में वैलेंस शेल में पी ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, और पी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होने के कारण, सिमिलर होने के कारण, वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। सो इसका मेन रीज़न आप इसको याद रख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, सेव करते जाएं। तो अब हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 13 को। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, बैग एंड इसका बना लें IT इट, बैग इट। एटॉमिक नंबर 5 याद रख लें, बाद में ऐड 8, ऐड 18, ऐड 32। सबसे पहले ऐड करना है 8, 2 बार 18, फिर एक बार 32। तो ये सभी एलिमेंट हो गए। जो इसका आखिरी एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है, उसकी भी डिस्कवरी हो चुकी है, उसका एटॉमिक नंबर भी आप क्या ऐड करेंगे, 32। एक बार 8, 2 बार 18, 2 बार 32। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबके पास होगा NS2 Np1, मतलब कि वैलेंस शेल में जो है वो P में 1 इलेक्ट्रॉन और S में 2 इलेक्ट्रॉन। P में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये मोस्टली जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बोरॉन के केस में नहीं फॉर्म होते। ये बात भी आपको साथ में जाननी। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपके लिए एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस हम जनरली क्या रीड करते हैं कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होगा। सो एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल विद एक्सेप्शन ऑफ एल्यूमिनियम टू गैलियम। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रखने वाला काम है, क्योंकि बाकी हमें जनरल बिहेवियर तो याद रहता है। एल्यूमिनियम हमारे थे बोरॉन के बाद, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम के पास, तो यहाँ से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गया। उसका रीज़न क्या है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। सो एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन ऑफ द गैलियम, बिकॉज जब हम एल्यूमिनियम से मूव कर कर आते हैं गैलियम की तरफ, तो गैलियम के पास डी ऑर्बिटल फिल हो चुका है, और डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जो कि साइज को डिक्रीज कर देता है। सो दिस इज बिकॉज गैलियम हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर डी ऑर्बिटल्स एंड डी ऑर्बिटल्स डू नॉट स्क्रीन द न्यूक्लियस इफेक्टिवली। वो न्यूक्लियर की फोर्स को रास्ते में रोकते ही नहीं है इफेक्टिवली, जिसके कारण के बाहर के शेल के पास न्यूक्लियर चार्ज का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अमाउंट इंक्रीज होता है, जो उसके साइज को डिक्रीज कर देता है। सो विच डिक्रीजेज द साइज ऑफ द गैलियम। सेम केस ही थैलियम में भी होता है। तो इसलिए ही इंडियम टू थैलियम साइज में बहुत ही स्मॉल चेंज आता है। एक्सपेक्टेड था कि बहुत ही ज़्यादा चेंज आएगा,
बट वेरी स्मॉल चेंज ड्यू टू, क्योंकि वहाँ पर एफ ऑर्बिटल भी फिल हो चुके हैं, वहाँ पर एफ ऑर्बिटल फिल हो चुके हैं, इसलिए वेरी स्मॉल चेंज वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ठीक कर लेना है, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ए आएगी कैपिटल एल्यूमिनियम। तो ये ऑर्डर मैंने आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, इसको ज़रूर याद कर लें। बोरोन के बाद आएगा गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। सो ये आपके लिए एक फुल रिवीजन वीडियो है, वन शॉट है। हम इसमें यही कोशिश करेंगे कि आपको सभी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड भी हो जाएं साथ में। तो प्लीज़ आपको इसको ख्याल से सुनना है। जहाँ पर भी आपको ऐसा हो कि स्पीड ज़्यादा है तो आप उसको रिपीट कर लें, क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पीड से ही इस पूरे ग्रुप नंबर 13 को इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो आगे चलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ के पास। आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 13 की क्या है? लोअर देन द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को सोच कर देखेंगे, इमेजिन करेंगे, तो ग्रुप नंबर 2 के बाद सीधा आता है ग्रुप नंबर 13 पीरियड नंबर 2 के केस में। तो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पीज लो होती हैं ग्रुप नंबर 2 से। वो इसका हमें अब रीज़न देखना है, क्योंकि हमने जनरली क्या रीड किया है कि मूविंग अलोंग द पीरियड, इस तरफ अगर हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इंक्रीज होती है, बट यहाँ पर तो डिक्रीज हो गई है। इसका रीज़न क्या है? सो इसका भी अब आपको रीज़न याद रखना है। सो जो भी एक्सेप्शंस हैं प्लीज़ उनको नोट डाउन करते जाएं, वही आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सो बिकॉज इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स, इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी? NS2 NP1। आपके 80% आंसर तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही आपको बताएगी। इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द p ऑर्बिटल, एंड इन ग्रुप नंबर 2 इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम s ऑर्बिटल ऑफ द सेम प्रिंसिपल शेल। नाउ ग्रुप 2 की क्या होती है? S2, और यहाँ पर थी हमारे पास P1 एंड S2, P1 एंड S2। तो S2 एक फील्ड ऑर्बिटल है, और जो हमारे पास S ऑर्बिटल्स होते हैं उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, मतलब वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, P से ज़्यादा पास होते हैं। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पर S और इसके बाद होता है P। तो इसका मतलब S पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ज़्यादा, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल है। P से, क्योंकि सेम एनर्जी शेल की हम बात कर रहे हैं, 2s2 2p1 दोनों सेम की बात कर रहे हैं, इसलिए ही जो ग्रुप नंबर 13 के केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, क्योंकि ओनली देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन, उसको रिमूव करना ईजी हो जाता है। और दूसरा कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसकी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी। अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो ये एक फील्ड ऑर्बिटल बन जाएगा, इसलिए वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। सो इसका रीज़न आपको याद रखना है। सेकंड, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीजेस। वैसे तो डिक्रीज करनी थी, बट सम एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन है इस बार, एल्यूमिनियम टू गैलियम, वही सेम रीज़न जिसके कारण के साइज़ का चेंज हुआ था। गैलियम का साइज़ होगा ज़्यादा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होगी लो। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज़ स्लाइटली हायर दैन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो गैलियम का साइज़ हुआ था हमारे पास छोटा, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी ज़्यादा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, एंड ऐसे ही जो हमारे पास है थैलियम, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई हो जाएगी इंडियम से, चाहे उसका साइज़ ऑलमोस्ट सेम रहा था, बट ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वहाँ पर F इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने शील्डिंग वहाँ पर की होगी पुअर, इसलिए इन दोनों केसेस में होता है। तो इन दोनों का क्या रीज़न है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर D इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर F इलेक्ट्रॉन्स, इसी के कारण ये पूरा चेंज होता है, एक तो एल्यूमिनियम पर और दूसरा होता है थैलियम पर। सो आई होप कि ये आपको अब रीज़न याद हो गया होगा, 2 बार हो गया है ये। थर्ड चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ग्रुप नंबर 13 आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ग्रुप नंबर 1 and 2 ड्यू टू द स्मॉल साइजेस, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। बोरॉन से एल्यूमिनियम तो डिक्रीज करती है सिंपल, एंड देन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बाद में वो इंक्रीज करती है। दिस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट, फिर से शील्डिंग इफेक्ट का रोल है। तो मोस्टली सभी कुछ शील्डिंग इफेक्ट ने यहाँ पर चेंज कर दिया है, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 के बाद जो बीच में D शेल आता है, D ब्लॉक आता है पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहली बात, अगर आपको JEE नीट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो पूरा पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ग्रुप्स एटलीस्ट होने चाहिए। P ब्लॉक, S ब्लॉक के सभी एलिमेंट तो ईजिली याद हो जाते हैं, वो सभी आपको याद होने चाहिए।
तो अगर आप वहाँ पर सोच कर देखेंगे तो इनके बीच अचानक से चेंज क्या हुआ है कि ग्रुप नंबर 2 के बाद सीधा ग्रुप नंबर 13 के बीच में डी ऑर्बिटल से हो जाते हैं फिल, उसके कारण ही ये सभी चेंज हो रहे हैं। फोर्थ इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड, बोरोन एक्सट्रीमली हार्ड है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2453 केल्विन ड्यू टू इट्स इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। आपको पेपर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बोरोन की स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज इकोसाहेड्रल। इकोसाहेड्रल कैसी होती है आप इसको इंटरनेट पर देख सकते हैं सर्च कर मैं आपको इसके बारे में सिंपल सी बात बता देता हूँ। इसके 20 फेसेस होते हैं, जैसे हम नॉर्मल क्यूब के 6 फेस होते हैं, इसके फेसेस कितने होते हैं, टोटल 20 फेस होते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल होता है उसके 6 फेस होते हैं, इसके 20 फेस और 12 होते हैं कॉर्नर, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसके बाद आता है गैलियम। गैलियम हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम दिस ग्रुप। इस ग्रुप में से उसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर ही है 303 केल्विन एंड एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। इट हैज़ ए हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत हाई है 2676 केल्विन। तो मतलब ये 303 से लेकर 2676 तक एक बहुत ही बड़ी रेंज हमें मिल गई है। इसमें ये अपनी स्टेट नहीं चेंज करता, इसमें वो क्या रहता है, लिक्विड ही रहता है। सो इसका मतलब क्या है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। इसके साथ हम हाई टेम्परेचर्स को मेज़र कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आल्सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैलियम एक्सपेंड्स व्हेन बिकम सॉलिड। जैसे कि वाटर के केस में होता है, जब आइस बनाते हैं तो एक्सपैंड करता है, वैसे ही हमारे पास गैलियम भी है। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के कोई एलिमेंट कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, मेटेलिक करैक्टर, तो ये डिपेंड करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी और साइज के ऊपर। इंक्रीजेज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हुई थी। तो इस केस में थोड़ा सा चेंज होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में हमने एक्सप्लेन की थी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, मतलब ओनली देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट यहाँ पर हम सभी के सभी NS2 NP1 के तीन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। सो सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। एज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई फॉर दिस। तो बोरोन के पास जो होता है, बोरोन की सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज काफ़ी हाई होती है, इसलिए उसका मेटेलिक करैक्टर काफ़ी लो रहता है, बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। इतना ज़्यादा लो होता है कि बोरोन B3 पॉजिटिव आयंस ही नहीं बनाता। तो ये हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। देन डिक्रीजेज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम एज ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स इंक्रीजेज। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। बोरोन के केस में क्या है कि उसका फर्स्ट जो 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम हाई है, इसलिए उसका मेटेलिक करैक्टर लो है। एल्यूमिनियम के लिए लो वैल्यू है, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना थोड़ा सा आसान है, उसका मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेज है। ओके, नाउ जो आगे के एलिमेंट हैं उनके केस में क्या होता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स इंक्रीज हो जाते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हमें डिफाइन करता है, द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती रहती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में रीड करना पड़ेगा। इससे आगे है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। सो बोरॉन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल अदर एलिमेंट्स आल्सो शो +3 and +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल। ये आपको याद रखना है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की लो है, इंडियम की उससे ज़्यादा, थैलियम की सबसे ज़्यादा है। दिस इज़ ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपने अब +1 +2 किया है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम तो ज़रूर आपने सुना होगा। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप भूल गए हैं तो हम इसमें बताएंगे कि क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। उससे पहले कुछ और इसमें जानकारी लेते हैं।
कि बोरॉन तो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, बाकी के एलिमेंट +1 भी करते हैं, बट जो आखिर के 3 एलिमेंट हैं गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो मोस्टली +3 और +1 दोनों करते हैं। इन केस ऑफ द गैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन द +1। तो गैलियम में तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज़्यादा स्टेबल रहती है। बोथ गैलियम एंड इंडियम साल्ट्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सोल्यूशन। तो आपको इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो गैलियम और इंडियम के साल्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिसप्रपोर्शनेशन कर जाते हैं, मतलब कि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? किसी एलिमेंट का एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी होना और रिड्यूस भी होना, मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी करना और डिक्रीज भी करना। तो मतलब कि वो अपनी +1 को इंक्रीज भी करते होंगे, +3 भी बनाते होंगे और उसको 0 भी कर लेते होंगे, डिक्रीज भी करते होंगे। तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। बट थेलियम थेलियम कंपाउंड्स इन द +1 स्टेट आर मोर स्टेबल, जैसे कि थेलियम हाइड्रोक्साइड, थेलियम क्लोराइड, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल रहते हैं। सो अब आती है बारी इनर्ट पेयर इफेक्ट की, जो इन सभी को एक्सप्लेन करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम से आपको पता चलेगा इनर्ट हो जाना। जो NS2 NP1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो S2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसी रिएक्शन में पार्ट लेने से अपने आप को दूर रखते हैं, किसी भी रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते। इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर वो ना हिस्सा लें तो वो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द NS2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल बाय इंटरवेनिंग D एंड F इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर से सभी का सभी हमने डाल दिया है पुअर शील्डिंग इफेक्ट पर। इसका क्या मतलब है? अब आपको इसको ध्यान से समझना है कि हुआ क्या है। तो देखिए, ये पड़ा था मान लीजिए S2 और ये पड़ा था उसके पास P1। वैसे असल में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है। बीच में आते हैं D एंड F इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर है हमारा न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस की फोर्स आई, D एंड F ने रास्ते में उसको रोका नहीं और S तक वो न्यूक्लियर का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो S तक आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करता है कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसे इनर्ट बना देता है। इसे वो इनर्ट बना देता है, मतलब उसको एज ए नोबल गैस की तरह स्टेबल बना देता है। बचता कौन है? बचता है सिर्फ बेचारा P1। तो सिर्फ P1 ही किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन में पार्ट लेता है। सो मतलब कि ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। तो ऐसे आपको इसका रीज़न याद रखना है। आगे चलते हैं, दैट इज़ द केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी पर हम आ चुके हैं। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? सो इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड्स। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी एलिमेंट हमें एक्सपेक्टेड हैं कि वो सभी कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाएंगे ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ आयंस एंड हाई चार्ज। स्मॉल साइज होगा उन आयंस का, चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, +3 है। ये हमें फजान रूल्स के अकॉर्डिंग इन सब के बारे में जानकारी मिलती है कि +3 साइज ऑफ आयन से छोटा हो, चार्ज ज़्यादा हो तो वो कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा आ जाता है। एंड वेरी लार्ज सम ऑफ द फर्स्ट 3 एनाइजेशन एंथैल्पीज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। ये सभी रीजंस हैं जिसके कारण के वो मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। तो बोरॉन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में। बोरॉन ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवलेंट कंपाउंड्स एंड नॉट आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। स्मॉल साइज, सम ऑफ द फर्स्ट 3 एनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी हाई होता है, इसलिए वो कभी भी B3 पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा। इसको याद रखिएगा, ये आपको पेपर में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऑल फॉर्म मेटल आयंस इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में जाकर वो मेटल आयंस बनाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के भी बहुत सारे आयंस बनते हैं। हमने नॉर्मली बहुत बार यूज़ किया है कि Al3 पॉजिटिव आयन बना है, Al3 पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है। उसका रीज़न है कि वो अपने एक्वा सोल्यूशन में जाकर ये आयन बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। जब वाटर किसी आयन के साथ इंटरेक्ट करता है, एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इनके इलेक्ट्रॉन्स को भी बाहर निकाल देती है और उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयंस को स्टेबल कर देती है। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, मतलब रिएक्ट हो सकते हैं।
जैसे कि BCl3 BOH4 1 नेगेटिव बना लेता है, Al2Cl6 Al देन H2O आउट 6 3 पॉजिटिव, मतलब कि वो सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। एंड +3 स्टेट में जब उन्होंने 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए होते हैं, मोस्टली कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि वो लुईस एसिड होते हैं, उनके ऑक्टेट में, उनके जो वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, वो किसी लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। वो अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना सकते हैं वाला एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। सो काफ़ी कुछ है इसमें याद रखने के लिए, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुने, साथ में नोट्स बनाएं, आपका बहुत ही इसके साथ फ़ायदा होने वाला है। आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। एयर में मेनली 2 कंपोनेंट्स के साथ इसकी रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर बनते हैं ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर बनते हैं नाइट्राइट्स। प्योर बोरन तो अनरिएक्टिव होता है अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, बट अमोर्फस बोरन रिएक्ट हो सकता है। और एल्यूमिनियम तो मोस्टली क्या करता है कि वो अपने ऊपर ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो उसे आगे रिएक्ट होने से बचाती है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बी और एन से बना हुआ कंपाउंड है। Bn हैज़ ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर टू द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, जैसे कि उसमें हेक्सागोनल रिंग्स की शीट्स होती हैं, ऐसे ही Bn की स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम ऐसी ही होती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर 13 हम इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के नेचर के बारे में बात करते हैं। बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस, ये तो सभी ग्रुप्स के लिए ही एक जैसी बात है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे ऑक्साइड्स और जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो मोर बेसिक बनते हैं, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, इसके साथ के इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो वो सभी बेसिक करेक्टर भी ज़्यादा शो करते हैं। ये सभी हैं इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। इनमें से जो बोरोन के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक, एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक एंड रिमेनिंग 2 आर द बेसिक। तो इनकी रिएक्शंस भी है साथ में, तो प्लीज़ रिएक्शंस याद करनी है, रिएक्शंस भी पेपर में आ जाती हैं, इनको जरूर आपको प्रैक्टिस करना है। बोरोन का ऑक्साइड है, किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सोडियम मेटाबोरेट बना रहा है NaBO2। अगर बोरिक एसिड को यूज़ करते हैं BOH आउट 3, ये बोरिक एसिड होता है, बोरोन हाइड्रोक्साइड इसका नाम नहीं है, दिस इज द बोरिक एसिड, क्योंकि बोरोन एक नॉन मेटालिक जैसा कंपाउंड है, तो उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। NaOH बेस के साथ रिएक्ट होकर सोडियम बोरेट प्लस वाटर ही वो बनाएगा। आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास एम्फोटेरिक है, वो भी बेस के साथ रिएक्ट हो जाता है और उसको फ्यूज़ करेंगे तो वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो साल्ट एंड वाटर बनाएगा। नाउ रिएक्टिविटी टुवार्ड एसिड्स एंड बेसिस, तो बोरोन जो है वो, बोरोन इसमें एसिड्स के साथ भी रिएक्ट होती है, बट बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ ये नहीं रिएक्ट होती। इट रिएक्ट्स एट हाई टेम्परेचर विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन से होते हैं? जैसे HNO3 दैट इज द नाइट्रिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो अपनी कंसनट्रेटेड फॉर्म में दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। एंड बोरोन आल्सो रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, और ये HNO3 के साथ रिएक्ट किया गया है, बोरिक एसिड बन गया है और साथ में NO2 बना है। और ऐसे ही NOH के साथ बोरोन रिएक्ट होकर सोडियम बोरेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर, 773 टेम्परेचर से हाई रखेंगे तो ही ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। एल्यूमिनियम गैलियम एम्फोटेरिक हैं, इसलिए हम एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर एक्सप्लेन करते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एसिड एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद बेस आल्सो। एसिड के साथ तो ये अपने एक्वस सोल्यूशन में आयंस बनाएगा और बेस के साथ ही अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज द सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3 आयन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई है। और कंसनट्रेटेड एसिड के साथ जो एल्यूमिनियम है
वो अपने ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, जिसके कारण कि उसकी आगे रिएक्शन होना रुक जाती है। दैट इज एल्यूमिनियम बिकम पैसिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये भी बात आपको पेपर में पूछी जा सकती है, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसके बाद होगा हमारे पास रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द हैलोजेंस। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजेंस में हम अब बात करते हैं कि दीज एलिमेंट्स फॉर्म द नॉर्मल हालाइट्स ऑफ द फॉर्मूला EX3, मतलब ये अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं यहाँ पर +3। तो ग्रुप नंबर 13 की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही है ये। सो इन दिस स्टेट BX3 द ऑक्टेट ऑफ द बोरोन इज़ नॉट कंप्लीट, इट हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। ये हम इससे पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। अब इनकी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बात करते हैं। रिलेटिव लुईस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द बोरोन हलाइड्स डिक्रीजेस एज दिस वन। तो सबसे वीक लुईस एसिड है BF3, उससे स्ट्रॉन्ग है BCl3, सबसे स्ट्रॉन्ग है BBr3। तो BBr3 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी। इसका रीज़न अब आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका रीज़न क्या है कि दिस ऑर्डर इज़ रिवर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड ऑर्डर। एक्सपेक्टेड था हमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बेसिस पर के फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर फ्लोरीन एटम्स होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और ये सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो होता क्या है कि दिस इज़ ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ हैलोजन एटम्स टू बैक डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स। हैलोजन एटम मतलब फ्लोरीन क्या करता है कि बोरोन को अपने इलेक्ट्रॉन्स का जो उसका फिल्ड p ऑर्बिटल होता है, 2p ऑर्बिटल जो फिल होता है उसमें से वो बैक डोनेशन कर देता है। तो इस डेटिव बॉन्ड को जो कि उस मॉलिक्यूल के अंदर ही बनता है उसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज द फ्लोरीन, इसका जो फिल्ड 2p ऑर्बिटल था उसने अपने इलेक्ट्रॉन को बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में डोनेट किया है। दिस इज कॉल्ड द बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के कारण ही BBr3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी ऑर्डर इंपॉर्टेंट ऑर्डर। तो प्लीज़ जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं उनको नोट डाउन करते जाएं साथ में, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, वो तो बात हम ऑलरेडी ही रीड आउट कर चुके हैं। सो एल्यूमिनियम हलाइड्स, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम हलाइड्स एग्जिस्ट एज ए डाइमरिक मॉलिक्यूल्स। एल्यूमिनियम के हलाइड्स क्या करते हैं, जैसे कि AlCl3 है, ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़ जाते हैं और वो बनाते हैं एक डाइमर। बट BCl3 में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। याद रखिएगा, BCl3 में डाइमर नहीं बनते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स BCl3 डाइमर नहीं बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक आपके लिए और है प्रॉब्लम छोटी सी। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज कोवलेंट बट हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड इज आयनिक। जो एनहाइड्रस होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड वो तो कोवलेंट होता है, बट हाइड्रेट होने के बाद वो आयनिक बन जाता है। एक्सप्लेन। तो पहले तो AlCl बॉन्ड जो होता है वो इसमें कोवलेंट होता है बिकॉज लार्ज एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट Al टू Al3 पॉजिटिव। बट उसको हाइड्रेट करने के बाद एक्वस सोल्यूशन में जो हाइड्रेशन एनर्जी आती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी उसको क्या करती है कि वो उसको उसके आयन में चेंज कर देती है। इसका जो आप बेसिक सा रीज़न एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ ड्यू टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी इन द एक्वस सोल्यूशन। सिंपल सी बात है। तो ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि BCl3 में डाइमर क्यों नहीं बनते। और आगे चलते हैं बोरेक्स। बोरेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द ग्रुप नंबर 13, या फिर बोरोन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स। तो बोरेक्स का फार्मूला आपको ये है, उसका एक जनरल फार्मूला, मतलब आप कह सकते हैं कि मोलिकुलर फार्मूला Na2B4O6, साथ में उसके जुड़े होते हैं वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज द NH2। बाकी सिंपल है, Na2B4O7। सोडियम टेट्राबोरेट, 4 बोरॉन होने के कारण टेट्राबोरेट, जो उसका करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। हम इस चीज़ की हम यहाँ से स्ट्रक्चर देखते हैं, B4O5 OH आउट 4। इस पर चार्ज कितना आएगा, सोडियम 2 उतारेंगे तो इस पर चार्ज आएगा 2 नेगेटिव, जो कि 2 बोरोन के एटम्स पर होता है यहाँ पर। तो ये है आपके सामने इसकी स्ट्रक्चर। तो इसको ध्यान से देखिए, ये है 4 बोरोन
और इनके बीच 4 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दें, पहले ये हो गए 4, 5वां ऑक्सीजन यहाँ से ऐसे इनके बीच बनाएगा एक बॉन्ड। तो सभी बोरॉन आपस में जुड़े हुए हैं बाय द ऑक्सीजन एटम, और 4 जो बोरॉन है सभी के पास एक एक OH है, और जो 2 बोरॉन हैं उनके पास है नेगेटिव चार्ज, जिनके बीच में ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है सिर्फ उनके पास। तो ये आपको इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। बोरेक्स का जो टेट्राबोरेट आयन है उसकी ये स्ट्रक्चर है, दैट इज द टेट्राबोरेट आयन। इट डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म ऑर्थोबोरिक एसिड, दैट इज बोरिक एसिड या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड, एक ही बात है। H3BO3 ये बनाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है बोरेक्स बीट टेस्ट, आपने मे बी इसको अपनी प्रैक्टिकल बुक में भी रीड किया होगा। बोरेक्स बीट टेस्ट, इस पर भी बहुत बार पेपर में एग्जाम में इसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले बोरेक्स को करते हैं हीट, तो ये रिएक्शन होती है, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर आगे उसको और हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो फिर वो मेल्ट होकर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनाता है, दैट इज़ उसमें ये दोनों चीज़ें बनती हैं, बोरिक एनहाइड्रेट B2O3 एंड सोडियम मेटाबोरेट। ये दोनों क्या बनते हैं, एक ग्लास लाइक बीड बना लेता है सॉलिड होने पर, मतलब उसको हम बाद में सॉलिड होने देंगे, वो एक ग्लास लाइक बीड बना देगा। अब हमें इसी का यूज़ करना है। अब हमें क्या करना है कि प्लेटिनम वायर पर सॉल्ट पाकर उस पर इस ग्लास बीड को रखकर इसको हमें अब करना है हीट। तो जो सोल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस बोरिक ऑक्साइड के साथ मिलकर अपनी एक ग्लासी बीड बना लेते हैं, जिसका कि रंग बन जाता है। जो भी हम सोल्ट ऐड करेंगे, जैसे कि Ni2 पॉजिटिव है, CO2 पॉजिटिव है, Cr3 Cu2 पॉजिटिव, इनकी इसके साथ डिटेक्शन की जा सकती है। ग्लासी बीड का जो भी रंग बनेगा उसके साथ इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। वो B2O3 जो ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट होकर सोल्ट में से जो भी मेटल आयंस होते हैं वो अपने एक मेटाबोरेट बनाते हैं। तो ये होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। तो इसको प्लीज़ आपको नोट डाउन साथ साथ में ही सब कुछ करते रहना है। आगे चलते हैं, अगला हमारा इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज द ऑर्थोबोरिक एसिड। हम इसके बारे में पहले भी रीड कर चुके हैं। दिस इज द सिंपल बोरिक एसिड H3BO3। इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड फेयरली सोलुबल इन हॉट वाटर। इसका हमारे पास एसिडिक करेक्टर होता है, बट दिस इज ए लुईस एसिड। इसके पास दिस इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। इसके बारे में यही बात बार बार हमको पेपर में पूछी जाती है, क्या बोरिक एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है? नोट, ये क्या करता है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। अगर हम इसकी वाटर में भी रिएक्शन करवाते हैं तो ये अपने में से कोई H पॉजिटिव नहीं रिलीज करेगा, वाटर का OH अपने साथ जोड़ लेगा और उसका H पॉजिटिव ये रिलीज करवाएगा। दिस इज द लुईस एसिड, नॉट द प्रोटोनिक एसिड। तो इसके यूज़ क्या क्या हैं, इसको हम फूड प्रिजर्वेटिव एंड इसको बोरेक्स को बनाने में और इसको आइज़ को साफ़ करने के लिए एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। ये इसके बोरिक एसिड के यूज़ हैं। नाउ दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के बोरिक एसिड पर इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है, ये पेपर में बहुत बार ही आ चुकी है। बोरिक एसिड को अगर हम सबसे पहले हीट करते हैं, बोरिक एसिड को अगर हम करते हैं हीट एट द टेम्परेचर 370 केल्विन तो बनता है मेटाबोरिक एसिड HbO2। उसको आगे हम और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रेड हॉट कर देते हैं तो बन जाता है बोरिक ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन को आपको अच्छे से याद कर देना है, इसको रट लेना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है क्योंकि वो H पॉजिटिव आयंस को नहीं रिलीज़ कर पाता। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड जो होता है, बोरिक एसिड है BO3 3 नेगेटिव आयंस, उसके हमने सभी H पॉजिटिव को उतारा तो उसमें से ये आयन बच जाता है। दीज हैव द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर्स। इनकी स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं, दैट इज़ द ट्राइगोनल प्लेनर। और बोरॉन एटम की इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन द बोरिक एसिड क्या है, sp2 है, क्योंकि उसने 1 2 एंड द 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, 2s का एक इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पर एक्साइट हो जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें बनती है। बोरिक एसिड में क्या होता है कि सभी बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर ऐसी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं
और ऐसी उनकी एक ऑर्थोबोरिक एसिड की ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऐसी बन जाती है। तो ये भी बनानी काफ़ी सिंपल है। आपको एक बोरिक एसिड, हमने एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे बनाया है। सो दिस इज़ द वन बोरिक एसिड मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ द सेकेंड वन बोरिक एसिड मॉलिक्यूल। तो ऐसे आप इनको बनाकर देख सकते हैं। तो ऐसे इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनकर एक स्ट्रक्चर बन जाती है। ऑर्थो इसके नाम के आगे क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट हाइड्रेटेड बोरिक एसिड एंड मेटा यूज़ किया जाता है फॉर द लेस हाइड्रेटेड दैट इज HbO2। बोरोन हाइड्रेट्स दैट इज़ द बोरेन्स, इनके बारे में पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट इस ग्रुप नंबर 13 का ये टॉपिक है कि डाई बोरेन इसमें कैसे बनते हैं। बोरेन्स कंटेन द स्पेशल काइंड ऑफ द बॉन्ड्स नोन एज द मल्टी सेंटर बॉन्ड। इनमें एक मल्टी सेंटर बॉन्ड बनता है। सिंपलेस्ट बोरेन इज द डाई बोरेन दैट इज द B2H6। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम बोरोहाइड्रेट जिसको कि हम ऑर्गेनिक में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम आयोडीन के साथ काफ़ी हाई टेम्परेचर पर पोली ईथर जैसे सोलवेंट में हीट करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाता है B2H6। इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B2H6 में क्या होता है, अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। ये जो एक बॉन्ड बन रहा है B2H2B, दिस बॉन्ड इज ए मल्टी सेंटर बॉन्ड दैट इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। डाइबोरेन हैज ए 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स लाई इन द सेम प्लेन and 2 bridged hydrogens in the plane perpendicular to the rest of the molecules। ये दोनों इसके perpendicular होते हैं प्लेन के। 4 terminal hydrogens are bonded by the normal covalent bonds। bridged hydrogens, bridged जो हाइड्रोजन्स हैं उनमें कौन सा बॉन्ड है? 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स में शेयर हो रहे हैं, ये इसलिए ही खास बॉन्ड है। तो इसमें होता क्या है कि बोरोन अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन इन द डाइबोरेन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये जो एम्प्टी वाला ऑर्बिटल है ना, यही 3 सेंटर मल्टी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा कि अब यहाँ पर ये जो एम्प्टी वाला ऑर्बिटल था ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ दूसरे बोरोन के फिल्ड ऑर्बिटल, और इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ यहाँ पर बनेगा मल्टी सेंटर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसको आपको अब ध्यान से देखना है। ये हो गया sp2, ये हो गया sp3 में से हमारा एक ऑर्बिटल, ये भी है फिल्ड, ये भी है फिल्ड। ये तो होगी सिंपल स्ट्रक्चर। ये जो फोर्थ वाला है दिस इज द एम्प्टी वाला d ऑर्बिटल, एम्प्टी वाला p ऑर्बिटल। दूसरी साइड से आया हमारे पास एक है फील्ड ऑर्बिटल जिसके पास के एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन दिया अपना हाइड्रोजन ने। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इन सभी एटम्स में, मतलब इन सभी एटम्स में शेयर हो रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कॉल्ड द बनाना बॉन्ड। इसका एक और नाम है दैट इज द बनाना बॉन्ड। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें याद रखें, 3 सेंटर मल्टी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मल्टी सेंटर बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3, क्योंकि टोटल तो इसमें 4 ही हो जाते हैं, 1 2 3 4, इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp3। तो इसके आपको कुछ इसके बारे में और बातें याद रखनी है। दिस इज डाइबोरेन इज द कलरलेस एंड हाईली टॉक्सिक गैस होती है। इट कैचेज फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। एयर में जाते इसको आग लग जाती है। बोरेन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर बोरिक एसिड बनाते हैं। इट रिएक्ट विद द अमोनिया टू फॉर्म द बोराजाइन कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर कर इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाती है। इनऑर्गेनिक बेंजीन यानी कि इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन जैसी होती है, 6 मेंबर की रिंग होती है, बोरॉन और नाइट्रोजन एटम अल्टरनेटिवली होते हैं और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। सिमिलर टू बेंजीन इसकी होती है स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द बोराजाइन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। इट फॉर्म्स हाइड्रोबोरेट्स लाइक BH4 1 नेगेटिव आयन, हाइड्रोबोरेट्स बनाता है ये। these बोरोहाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्रेट। यहाँ पर अगर हम Na लगाते हैं तो आप इससे सोडियम बोरोहाइड्रेट भी बना सकते हैं।
तो ये था आपके लिए ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स पी ब्लॉक में से। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर +2 क्लास के सभी चैप्टर्स की फुल रिवीजन फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, जेईई एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, एम्स एग्ज़ाम, कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में ये आपके यूज़फुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।